आज हम लोग फिर से यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन को करेंगे और सिर्फ 15 से 20 मिनट लेंगे और ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और डेवलप हो जाएंगे जो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि भाई पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे यहाँ जो फॉर्म हुई उसकी बात सबसे पहले कहाँ पे की गई। वैसे तो बड़ा पुराना इतिहास है, 1928 में ऐसा हुआ था कि भाई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी समय साइमन कमीशन आया था, उन्होंने बोला। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल जो पॉइंट्स हैं उसमें हमको क्या देखना है कि सबसे पहली बार ये बात कौन कह रहा है। तो सबसे पहली बार बात कही कांग्रेस पार्टी ने। कहां पर? जब अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कहां पे अधिवेशन होता है? फैजपुर में अधिवेशन होता है। फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन होता है 1936 में। और यहां पर नेहरू जी जो है वो कहते हैं कि भारतीयों को अपना संविधान सभा जो है वो गठित कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये पूरा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है संविधान सभा का, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग उनके हिसाब से संविधान सभा बनाए, जो कि हमने बनाई भी। ठीक है, तो यहां पर ये जो आंसर है वो क्या है? 1936। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यार कांग्रेस के किस सेशन में बात हुई थी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए? तो वो फैजपुर अधिवेशन है 1936। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was at first place in the following। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो पहले समझ लीजिए कि संविधान सभा का काम क्या होता है। तो संविधान सभा का काम आप छोटे से शब्दों में देख ले तो संविधान सभा का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कानून बनाना। यानी संविधान सभा जो है वो कानून बनाने का काम करेगी। लेकिन कानून किस रूप में आएंगे? वो आएंगे संविधान के रूप में। तो ये काम जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो संविधान बनाने के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, जो कि पूरा का पूरा क्या है? वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, यानी अंग्रेजों का अपना विचार है जिसको हमने लिया था। अब यहां से सबसे पहले निम्नांकित में रखा गया, तो किस में रखा गया? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है क्रिप्स मिशन। आपको पता है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इन्होंने बोला कि यार ऐसा है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, भारतीय लोग अपने लिए संविधान सभा बनाएंगे और उसी के माध्यम से अपना संविधान तैयार करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 1942 क्रिप्स मिशन का है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वन द कलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्क आउट। ये विचार किसने कहा था कि यार जिस हिसाब से ये ब्रिटेन के लोग चाह रहे हैं संविधान सभा बननी चाहिए, ये ठीक वैसी ही काम कर रही है, उनका उद्देश्य जो है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किसका है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोमनाथ लाहिड़ी जी का है। सोमनाथ लाहिड़ी जी जो थे वो आप समझ लीजिए इस पूरी व्यवस्था का एक पार्ट थे, जो कि बाद में पश्चिम बंगाल के संविधान बनाने वाले सिस्टम में भी इन्वॉल्व हुए, पश्चिम बंगाल से। और उन्होंने ये विचार दिया था कि यार जो वैसी ही ब्रिटिश योजना बन रही है जैसी ब्रिटेन होते हुए देखना चाहता है। तो ये जो विचार है सोमनाथ लाहिड़ी जी का, जो कहां से थे? जो थे पश्चिम बंगाल से। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, देखें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया? तो इसमें आप जो ऑप्शन देखेंगे, आपको याद है पहला अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन इसमें वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक चीज आई है वो है अध्यक्ष, और वो भी क्या है? निर्वाचित। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्टेड की। तो जब इलेक्टेड की बात हो रही है तो पहले आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आंसर जो है सबको पता है, क्योंकि आ जाता है तो इस पे डिस्कशन हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? preamble of the Indian Constitution was brought in the first session of Constituent Assembly in December 1946, which was based on objective motion, and in January 1947 it was adopted. Who among the following had placed the objective motion? यानी जो ऑब्जेक्टिव मोशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था,
वो सबसे पहले किसने रखा था? ये आंसर जो है यूपीएससी में आ चुका है, क्वेश्चन आया है इंडियन हिस्ट्री में 2007 में, उसके बाद भी कई जगह आया। तो ये जो आंसर है इसका होगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही ये प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था। तो ये आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, उसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें जो है एक व्यक्ति ऐसा है जो इस संविधान सभा का सदस्य नहीं था, वो थे एस.एन. मुखर्जी साहब। एन गोपाल स्वामी अयंकर साहब उस समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे। के एम मुंशी साहब भी थे। अंबेडकर साहब तो स्वयं उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा भी बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन एस.एन. मुखर्जी साहब जो थे उस समिति के सदस्य नहीं थे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Who among the following was the chairman of manuscript committee of Indian Constitution? अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि पांडुलेखन समिति की बात हो रही है। तो पांडुलेखन समिति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास थी, कौन इसका अध्यक्ष था? तो उसके एक ही अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, और इन्होंने ही उसको बताया था कि किस प्रकार से ये लिखना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि अंबेडकर साहब ने विश्व के कई संविधानों का अध्ययन किया था, तो उनको इस बारे में पूर्ण जानकारी थी। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द डायरेक्ट एक्शन डे इज करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। ये वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन के लिए जो जिम्मेदार घटना है वो क्या है? वो है डायरेक्ट एक्शन डे। अब डायरेक्ट एक्शन डे आपको पता है किसने इसको बोला था? इसको बोला था मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने बोला था डायरेक्ट एक्शन डे मनाने के लिए। तो मुस्लिम लीग इसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल थी और है। ठीक है, तो कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो हसन सोहरावर्दी प्रेसाइडेड ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे, ये गलत है। डायरेक्ट एक्शन डे की कार्रवाई दिल्ली में हुई, ये गलत है। सीधी कार्रवाई दिवस बिहार दंगों में परिणत हो गई, ये बिल्कुल सही चीज है, यही है। और इसकी शुरुआत जो है आपको पता है वो कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। और उसके बाद पूर्वी बंगाल में दंगे स्टार्ट हो गए थे, और जिसको डायरेक्ट एक्शन डे को उन्होंने बोला था कि किस दिन ये आना था, वो आना था 16 अगस्त 1946। यानी कुल मिला के डेट भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 16 अगस्त 1946 की ये डेट थी जिस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस उन्होंने कॉल किया था। फिर आ गया यही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज फिक्स्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग? डायरेक्ट एक्शन डे किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने बनाया। मुस्लिम लीग ने क्यों बनाया? मुस्लिम लीग इसलिए बनाया था क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। देखिए उन्होंने शब्द यूज किया है राष्ट्र, उन्होंने देश नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, पहली बात। तो दूसरी चीज, इसको कॉल किया है मुस्लिम लीग ने, तो इसमें किसी अंग्रेज का, कांग्रेस का, किसी और भारतीय व्यक्ति का, भारतीय दल का लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की देन थी, जिसकी वजह से ये भारत विभाजन के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई, जिसमें कई सारे दंगे हुए, लोग मारे गए। तो वो किस दिन सुनिश्चित हुआ था? वो हुआ था 16 अगस्त 1946। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग, ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाय विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर टू ग्रांट इंडिया फुल सेल्फ गवर्नमेंट? वो कौन सा दिन है, कौन सा दिवस है जिस दिन अंग्रेजों ने कहा था कि इस डेट तक जो है पूरा देश आपको सौंप देंगे? तो वो कौन सी डेट थी? वो थी जून 30, 1948। यानी अंग्रेजों ने ये घोषणा की थी कब? अनाउंसमेंट किया था 20 फरवरी 1947 1947 को, कि भाई हम जो है
30 जून 1948 तक इंडियंस को उनका शासन सौंप देंगे। तो ये दीज आर 2 डेट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, सबके लिए है, और यही चीज आपसे पूछी जाती है। लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता अगर होते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर टू लीव इंडिया बाई जून 1948। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? अभी मैंने आपको डेट बताया है, डेट मत भूलिएगा। वो डेट कौन सी है? वो डेट है 20th of February 1947। मैंने अभी आपको वो बताया था डेट। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से फरवरी 1947 यहीं पे आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर, ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, भूलिएगा, ये हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए जिस प्रकार की बातें हुई हैं उनमें इन बातों का होना बहुत जरूरी था, और इसीलिए वो आपसे बार बार पूछी भी जाती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु सेड इम्पीरियलिज्म इज डेड एज डोडो। यानी डोडो एक पक्षी होता है। डोडो क्या है? पक्षी होता है जो विलुप्त होता जा रहा है। तो उन्होंने बोला था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। ये बात हो रही है 1947 की, लेकिन ये बात किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है? यानी वर्ल्ड में जब एक लहर आ चुकी थी, देश स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे, स्वतंत्र होते जा रहे थे, और उसमें पूरे विश्व में एक मुहिम छिड़ गई थी कि भाई हमको इस उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना है, साम्राज्यवाद से छुटकारा पाना है। चारों तरफ विद्रोह और विरोध हो रहा था। उस समय ये स्टेटमेंट देने वाले शख्स थे क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया था ये संसद में दिया था। अब पहली बात तो ये है कि ये किस पार्टी के सदस्य थे? तो ये लेबर पार्टी के सदस्य थे, और लेबर पार्टी जो है उसके सदस्य होने के नाते इनके विचार जो थे वहां की कंजर्वेटिव पार्टी आप जानते हैं, चर्चिल जिसके सदस्य थे उसके अपोजिट ये काम करती थी। और इन्होंने बोला था, लेबर पार्टी ने, कि अब पूरे विश्व में सभी देशों को धीरे धीरे आजाद कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। और इसी स्टेटमेंट की वजह से, इसी आइडियोलॉजी की वजह से क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के, और बाद में इन्हीं की सरकार ने भारत को वहां ब्रिटिश संसद में आजादी देने की बात कही थी, स्वतंत्रता देने की बात कही थी। और तो ये स्टेटमेंट भी क्लीमेंट एटली का है। फिर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट दैट टाइम वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन क्लीमेंट एटली अनाउंस ट्रांसफर ऑफ पावर इन द हाउस ऑफ कॉमन। ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी का है भाइयों। तो यूपीएससी में आप सोचिए कि जो कॉन्सिक्वेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक ही समय पे आपको बहुत सारी डेट्स अपने दिमाग में रखनी होती है कि भाई अगर आज 24 जून है तो आज कौन कौन सी घटनाएं पूरे वर्ल्ड में हो रही होंगी, इस प्रकार से। तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स। अब जब हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे इंडियन जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा का जो रोल होता है वो वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का रोल होता है। तो आप समझिए, लोकसभा में जब ये बात कहा है तो उस समय नई दिल्ली में महात्मा गांधी साहब थे, और वो आने वाले समय पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भारत में किसकी सत्ता होनी चाहिए, किसको रूल करना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इन अगस्त 1947 who of the following leaders did not participate anywhere in Independence Day celebration। यानी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लें तो इस स्वतंत्रता वाले आंदोलन में सिर्फ एक ही व्यक्ति सम्मिलित नहीं हुआ था, वो आदमी थे हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कहीं पर भी सम्मिलित नहीं हुए थे। इसकी भी एक छोटी सी घटना है कि जिनको इनवाइट करने के लिए जब लोग भेजे गए कि आप आइए पार्टिसिपेट करिए, तो इन्होंने एक पीपल का सूखा पत्ता उठाया और उस पे इनके 2 आंसू गिरे, और इन्होंने कहा ये पत्ता ले जाके दे दो, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता है ये खून के संघर्ष में मिल रही है, लाखों लोगों का बलिदान हो चुका है,
और गांधी जी ने कहा कि ये जो मेरे आंसू हैं ये पत्ते पर जा करके दे दो कि ये स्वतंत्रता आधी अधूरी है क्योंकि इसमें खून मिला हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के महात्मा गांधी जी का इसमें रोल था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वॉज द क्लोज टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआख होली पीरियड। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है और ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, हो सकता हो कुछ लोगों को पता भी हो जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं। तो इसमें जो महात्मा गांधी साहब के समीप व्यक्ति रहते थे वो थे प्यारेलाल। तो प्यारेलाल जो थे वो गांधी जी के साथ रहे नोआख होली में। लेकिन अब मैं आपको इससे भी बड़ी एक घटना बता देता हूं। एक बुक का नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आधी रात की आजादी या आधी रात्रि में आजादी। ये बहुत अच्छी बुक है महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने में कि आजादी के समय भारत की स्थिति क्या थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, आरओ में कई बार आ चुका है कि फ्रीडम एट मिडनाइट किसने लिखी। तो मैं कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आप इस बुक का नाम बताएं कि इसके राइटर कौन है। 2 लोग हैं। तो उन्होंने लिखा कि जब गांधी जी गांव-गांव में जाते थे तो लोग उनके उस आंदोलन के लिए नोआख होली में जो शांति के लिए जा रहे थे उसमें कांच, गंदगी, कूड़ा करकट फेंकते थे और गांधी जी अपने पैरों में पत्ते पहन करके झाड़ू लगा के वो रास्ता साफ करते थे, तब आगे जाते थे। यानी जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन जो है आजादी के लिए दिया था, कुछ लोग उनके रास्ते में कांच तक फेंक रहे थे कि ये आगे ना बढ़ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को कितने बड़े अनुशासन की आवश्यकता थी उस समय, जो कि कई देशों में देखने को भी मिला। इसके साथ आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेकर के हम लोग जल्दी मिलेंगे। इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करिए। थैंक यू सो मच।